नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीडी क्लासेज 96 पर। मित्रों, कल की क्लास के अंदर हमने कोष, उपकोष और कक्षक के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आशा करूंगा कि आपको कल वाला सेशन अच्छा लगा होगा और आज की जो हमारी कक्षा रहेगी इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले वो सारी बातें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से भरे जाते हैं इसके बारे में मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा। उससे पहले जो अपन ने एक परमाणु एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, कोष, कक्षा और कक्षक का जो स्थान है वो कहाँ रहता है, कोष कितने प्रकार के होते हैं, उपकोष कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जो चर्चा की थी उसका एक मैं आपको सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ ले चलता हूं। देखिएगा, कल हमने देखा था कि यहाँ पर ये जो नाभिक है और इसके पास में जो एक इस प्रकार का चक्कर लगाया और हमने इसको नाम दिया कक्षा। क्या नाम दिया? कक्षा। और हमने कहा ये प्रथम कक्षा है। उसी प्रकार यह दूसरी कक्षा है, यह तीसरी कक्षा है और यह चौथी कक्षा है। तो कल हमने 4 कक्षाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। एक बार पुनः देख लीजिए। देखो, हमने इस कक्षा को नाम दिया के। कौन सी कक्षा है? के कक्षा। और इसका नाम एल, इसका नाम एम और इसका नाम एन। इतनी हमने बातें की थी और इसके साथ साथ मैंने आपको यह बताया था कि के कोष होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। सबसे पहले मैं उपकोष की बात करूंगा, उसके बाद में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा और उसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तरीका बताऊंगा और कोषों के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये भी आज धांसू ट्रिक इस वीडियो में जरूर देखेंगे आप। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, पेन पेपर लेकर के बैठिएगा। जितनी भी मैं बातें आपको लिखवा रहा हूं वो लिखने का प्रयास कीजिएगा नोट्स के रूप में, ताकि वो आपके पास हमेशा के लिए उपलब्ध रहे और आप एग्जाम में कुछ अच्छा कर सको। देखिएगा, यह के कोष है और के कोष के अंदर मैंने आपको कहा था कि प्रत्येक कोष के अंदर, कोष तो 4 प्रकार के होते हैं और कोष के अंदर उपकोष पाए जाते हैं। कोष के अंदर मैंने कहा था उपकोष। उपकोष इंग्लिश में कहें तो शब्द से। उपकोष के अंदर क्या होते हैं? उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक और कक्षक के अंदर क्या होते हैं? कक्षक के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिएगा, इधर मैंने आपको कहा के कोष और के कोष के अंदर यहां पर जो उपकोष आएगा वो कौन सा है? एस उपकोष है। कौन सा है? एस उपकोष है। और एक एस उपकोष के अंदर ऑर्बिट की संख्या कितनी है? कल हमने चर्चा की थी, ऑर्बिट की संख्या है 1। कितनी है? 1। और एक कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2। ये मैंने आपको बताया था। अब आपको एक मैं फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कोष के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, एल कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एम कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। वो सुनिएगा, अगर आपको सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि एम कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, तो एम कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एम का नंबर कितने पर है। मतलब के, एल और एम 3 पर आ रहा है। फॉर्मूला नोट कीजिएगा, 2n²। क्या फॉर्मूला है? 2n²। ये किसका फॉर्मूला है? आप याद रखिएगा, कोषों के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे? एन की जगह क्या रखोगे? कोषों की संख्या के एल एम। आपके एग्जाम के अंदर अगर एम का पूछा है तो आप यहां पर क्या रखोगे? 3। क्यों रखोगे? क्योंकि एन का जो एम का नंबर है वो कितने नंबर पर है? 1, 2 और 3 पर है। तो आप यहां पर करोगे 2 कोष्टक 3 का स्क्वायर करो या 3 × 3 कर दो। तो देखिएगा 3 × 3 9, 9 दूणे 18। और कल हमने इसकी विस्तार से चर्चा की थी। मैं आपको पढ़ाने का मेरा तरीका सुन लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा और उसके बाद उसको शॉर्ट रूप में एग्जाम में बहुत जल्दी आप उस प्रश्न को किस प्रकार से हल कर सकते हो इसके बारे में मैं भी कोशिश करूंगा समझाने का। अब देखिएगा, 2n² से आप क्या निकाल सकते हो? कोषों के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या
ज्ञात कर सकते हो। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का निम्न में से फॉर्मूला है या निम्न में से कौन सा संबंध ठीक रहेगा, और उसके अंदर ऑप्शन ऐसे भी दे रखे होंगे 2 इंटू n माइनस 1, 2 इंटू n माइनस 2, 2n स्क्वायर या 2n। वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यह ध्यान रखना है कि 2n स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, कोषों की संख्या, कोषों के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़िए, मैंने जो आपको कल बात बताई थी, इसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताऊंगा और वैसे एक तरीका बताऊंगा किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो मैं आपको कहता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर की जितना भी आपने आज तक हमने इस वीडियो में या पीछे अपलोड किए हुए वीडियो के अंदर हमने जितनी भी बातें देखी थी वो सारी बातें आपके काम आएगी। अब देखिए, मैंने आपको कहा जो के कोष होता है, इस कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उपकोष कौन सा है, एस है। एल के अंदर बताइएगा, एल के अंदर भाई साहब एस भी होता है और पी भी होता है। एस के अंदर ऑर्बिट 2 होते हैं, पी के अंदर ऑर्बिट 3 होते हैं, प्रत्येक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, 3 दूने 6 और 2 8। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एम के अंदर अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, एम के अंदर जो उपकोष होते हैं, एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है। इसका मतलब हुआ यहां से जो मान निकल करके आएगा वो आएगा 18 का। इसका मतलब एम कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 18। एन की बात करूं तो एन के अंदर एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा और एफ भी आएगा, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे टोटल 32। इतनी बातें मैंने आपको बताई थी। अब देखिएगा, अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि हम कोष के बारे में बात कर ली, हमने उपकोष के बारे में चर्चा कर ली, हमने ऑर्बिट के बारे में भी पता कर लिया और इलेक्ट्रॉन के बारे में भी चर्चा कर रही है। अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉन मिलकर के कक्षक का निर्माण करते हैं, ये चीजें नोट कर लेना, क्रम पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन मिलकर के कक्षक का निर्माण करते हैं, कक्षक मिलकर के उपकोष का निर्माण करते हैं, उपकोष मिलकर के कोष का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में? यहां पर मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मिलकर के कक्षक का निर्माण करते हैं और कक्षक मिलकर के उपकोष का निर्माण करते हैं और उपकोष मिलकर के कोष का निर्माण करते हैं। ये सही क्रम पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। अब कंपटीशन एग्जाम चाहे रेलवे का हो, चाहे राजस्थान पटवार हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर अब केमिस्ट्री के संबंध में जो प्रश्न आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक से जो प्रश्न उठते हैं वो इस प्रकार के प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। आपको क्रम पूछा जाता है, आपको उस क्रम को व्यवस्थित तरीके से बताना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आप विस्तार से जब तक नहीं समझोगे तब तक वो प्रश्न हल नहीं कर सकते। आप कहते हो ना कि ट्रिक बताइएगा, ट्रिक मैं मानता हूँ आपके लिए फायदेमंद होगा, और वो कब होगा, जब तक आपने पूरा जो अपना बेसिक क्लियर नहीं किया है या ये समझने का प्रयास नहीं किया तो साइंस के अंदर ट्रिक कोई मायने नहीं रखता है। ये नोट कर लीजिएगा आज भी। तो अपन सबसे पहले पूरा विस्तार से केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे, पूरा अध्ययन करेंगे, और उसके बाद अगर कोई ट्रिक की संभावना बनी तो मैं आपको दे दूंगा। अब मैंने ये बताया कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कोई नाम दे दिया, जैसे परमाणु किसी का क्रमांक है 14, परमाणु क्रमांक कितना है, 14। आपको यह ज्ञात हो गया कि भाई साहब जो के होता है, के के अंदर तो एक ही उपकोष बैठा रहता है। मैंने यहां पर लिखा 1s। 1s का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब हुआ कोष, प्रथम कोष। s का मतलब हुआ प्रथम कोष के अंदर एक उपकोष है, और वो कौन है, s उपकोष है। उसी प्रकार से अब मुझे बताइए, मैं यहां पर लिख रहा हूं 1s के बाद मुझे बताइए, मैंने लिखा 1p, क्या मैंने सही लिखा है, समझने का प्रयास कीजिए। 1p क्या मैंने सही लिखा है? अब देखिएगा, 1 इसका मतलब क्या हुआ, आगे अंक दे रखा है, इसका मतलब हुआ कि हमने लिखा है कोष और वहां पर लिखा है p का मतलब उपकोष है। यहां पर अगर मैंने ऐसी बात लिखी है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रथम
कोष के अंदर पी उपकोष होता है। आप यहाँ पर देखिएगा प्रथम जो कोष होता है इसके अंदर पी है या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर तो सिर्फ कौन है, एस उपकोष है, तो इसकी जगह मैं पी नहीं लिख सकता। मैं क्या लिख सकता हूं, 2s लिख सकता हूं। क्या पता कर कोई, देखो यहाँ पर 2s, 2 का मतलब दूसरा कोष और s का मतलब दूसरे कोष के अंदर s उपकोष। देखिएगा ये दूसरा कोष l और इसके अंदर s भी पड़ा है और p भी पड़ा है, इसका मतलब मैं 2s भी लिख सकता हूं और 2p भी लिख सकता हूं। आई बात समझ में, 2s भी लिख सकता हूं और 2p भी लिख सकता हूं। अब आगे बढ़िएगा, मुझे बताइएगा क्या मैं 2f लिख सकता हूं या 2d लिख सकता हूं क्या। अब नोट कीजिएगा, 2 मतलब दूसरा कोष और दूसरे कोष के अंदर अगर ऐसी स्थिति लिख रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि d है वो दूसरे कोष के अंदर है। बताइएगा d दूसरे कोष के अंदर है क्या, जी नहीं। d कहां पर है, तीसरे कोष के अंदर, इसका मतलब यहां पर मैं 2d नहीं लिखूंगा, यहां पर 2d नहीं लिखूंगा। अब किसका नंबर आता है, 3s का। तीसरे कोष के अंदर s उपकोष भी होता है, तीसरे कोष के अंदर p उपकोष भी होता है और तीसरे कोष के अंदर d उपकोष भी होता है और तीसरे कोष के अंदर क्या मैं f लिख सकता हूं, जी नहीं, क्योंकि तीसरे उपकोष के अंदर f मौजूद नहीं होता है। ऐसे मैं आपको थोड़ी बेसिक बता रहा हूं, क्योंकि विस्तार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कुछ अपवाद है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बता दूं कि एस किस प्रकार से लिखा जाएगा। आगे 1 लिखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, आगे 2 लिखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। तो ध्यान देना, अगर ऐसे आगे लिखा जाता है इसका मतलब होता है कोष है और आगे एस पी इस प्रकार के ये उपकोष है। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन के विन्यास किस प्रकार से भरे जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि एस के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं। एस के अंदर भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। पी के अंदर, तो सबसे पहले पता करो पी के अंदर कक्षक कितने हैं। तो पी के अंदर 3 कक्षक है। कितने कक्षक है, पी ये रहा, और पी के अंदर 3 और 3 दूने 6, ठीक है। तो इसके अंदर अधिकतम 6। डी के अंदर, इसके अंदर जो कक्षक होते हैं ये 5 होते हैं और 5 दूने 10, और एफ के अंदर 7 कक्षक होते हैं और 7 दूने 14। इसका मतलब यह हुआ एस के अंदर चाहे कौन सा भी हो, चाहे 1s हो चाहे 2s हो, एस के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, एक्स के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आशा करूंगा कि यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है, मैं मानता हूँ थोड़ा ये अपनी जो ये बातें हैं जटिल किसी को लग सकती है। अगर किसी ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो उनको जटिल लग सकती है, लेकिन क्या करें, प्रश्न आता है यहाँ से तो हमें पढ़ना पड़ेगा। और जिसको समझ में आया हुआ है वो एक बार इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि वो भी इस लाइव क्लास, इस ऑनलाइन क्लास का घर बैठे आनंद ले सकें। अब देखिएगा एस, पी, डी और एफ, आपने ये पता कर लिया कि एस के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। पी के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और डी के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और एफ के अंदर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर मैंने किसी का लिखा है परमाणु, ये देखो 14 नंबर पर, 14 नंबर पर कोई है और इसका मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये परमाणु क्रमांक 14, ठीक है। और इसका मैं क्या कह रहा हूं, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर लिखोगे 1s, 2s, 2p, क्या 2d लिख सकता हूं, जी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि दूसरे कोष के अंदर सिर्फ 2 उपकोष होते हैं, s और p। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन भरो पहले। आपने अभी देखा कि 14 करने हैं, टोटल कितने करने हैं, 14 करने हैं। तो यहां पर तो 2 बन गए, क्योंकि अधिकतम s के अंदर 2, इसके अंदर भी 2 और 2p 6, इसके अंदर भी 6 और 2 8 और 2 10, कितने की आवश्यकता है, और 4 की आवश्यकता है। अब 4 कैसे भरेंगे, अब इसके आगे क्या आएगा, 2p के बाद आएगा 3s और आएगा 3p। अब देखिएगा इधर 2s, s 3s के अंदर, s के अंदर अधिकतम 2, अब कितने हो गए, 12 हो गए और 2 पीछे बचे हैं, तो यहां पर 3p2।
नोट कीजिएगा, पी के अंदर अधिकतम 6 आ सकते हैं, लेकिन हमने जो क्रमांक लिया है वो 14 लिया है। इसका मतलब यहाँ पर जितने आएंगे अधिकतम 6 आ सकते हैं। 6 से ज्यादा हो गया तो दूसरे क्या आगे चला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये मैंने आपको बेसिक बताया कि सबसे अब देखो 14 की अगर इसकी जगह मैं 15 ले लूँ ना, तो यहाँ ये पूरी प्रक्रिया सही रहेगी, लेकिन 3p2 की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 16 ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p4 हो जाएगा। 17 के लिए 3p5 हो जाएगा और 18 के लिए 3p6 हो जाएगा और 19 के लिए क्या हो जाएगा मुझे बताइए। अब p पूरा भर गया है, अब अगले की तरफ बढ़ेंगे, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आप ज्यादा से ज्यादा मिलाने की कोशिश करो। अब देखिएगा मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, आप कॉपी के अंदर कीजिएगा। मैंने आपको कह दिया परमाणु क्रमांक 9 है, परमाणु क्रमांक 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए मुझे। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांक 9 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने को अगर मैं कहूं तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 1s 2s 2p, ये कहां से लिख रहा हूं, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो पहले वाले वीडियो अवश्य देख लें, आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। देखिएगा 1s 2s 2p, मुझे कितने की चाहिए 9 चाहिए। इसके अंदर इसको फुल कर दो, इसको भी फुल कर दो। p के अंदर जाइए 6 और 2 8 और 2 ज्यादा हो रहे हैं, तो देखो 2 और 2 4। अब अपन को कितने की जरूरत है, 5 की जरूरत है, तो यहां पर लिख दो 5। समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आप ज्यादा से ज्यादा हल करने की कोशिश करें। तो आशा करूंगा कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़िएगा, मैं आपको और काम दे रहा हूं। अगर मैंने यहां पर लिख दिया, अच्छा एक बात और बताओ मुझे, मैंने यहां पर मान लो लिख दिया 2p, क्या लिखा 2p, इसका मतलब क्या हुआ, 2p का मतलब क्या हुआ ये बताइए मुझे। 2 का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया 2 का मतलब हुआ कौन सा कोश है, कौन सी कक्षा है, और p का मतलब वो क्या है, उपकोश है। अब अगर मैं यहां पर कहूं कोश, उपकोश और कक्षक, बताइएगा मुझे। कोश, कोश तो आप पता कर सकते हो कौन सा कोश है, सेकंड कोश है ना, सेकंड क्लास। और उपकोश की बात करें तो सीधा दिख रहा है p उपकोश है। ऑर्बिटल की बात करें, कक्षक की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कक्षक की अगर बात करूं तो मैंने कहा कि s उपकोश के अंदर कितना 1 और p के अंदर कितने 3 कक्षक होते हैं। और यहां पर अब इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो आपको ध्यान देना 3 दूने कितने 6, कितने इलेक्ट्रॉन 6। ऐसे प्रश्न आते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप मिलाने की कोशिश करना। अब आपको ले चलता हूं इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में थोड़ा और परिचय करवाता हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में ध्यान दीजिएगा इधर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो खोज हुई थी वो जो करने वाले थे वो थे बॉर्न और बेरी। नोट कीजिएगा, बॉर्न व बेरी नामक 2 वैज्ञानिक थे और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था, और कब की थी, और इन्होंने जो ये सन आता है 1921, कब की थी 1921 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जो बताया था। यहां से प्रश्न आ चुका है, नोट कर लेना। बॉर्न बेरी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की खोज 1921 में बॉर्न व बेरी ने की थी। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब देखो ये छोटा इंट्रोडक्शन किया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर, मैं आपको नियम और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सारे लिखूंगा। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको ले चलता हूं एक सिद्धांत है डी ब्रोगली। इसके बाद आते हैं डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली जो आते हैं ये आते हैं 1924 में। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉनिक की द्वैत प्रकृति बताई है। नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति बताई थी। और इस द्वैत प्रकृति के अंदर मतलब जो 2 प्रकृति है,
इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन तरंग वो कण के रूप में। द्वैत प्रकृति के अंदर क्या कहा, इलेक्ट्रॉन, ये नोट कर लीजिएगा, ये सारी बात। देखो मैं हिस्ट्री के अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करवा रहा हूँ। 1921, 21 के बाद 24। अब मैंने आपको जब कक्षा स्टार्ट की थी उस वक्त की पूरी रामायण मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले मैंने आपको महर्षि कणाद के बारे में बताया था और कहा था 800 ईसा पूर्व। उसके बाद आए थे जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन की जो बात आती है 1808। 1808 के बाद अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे आते हैं हमारे जे थॉमसन, और जे थॉमसन आते हैं 1904 में। कब आते हैं, 1904 के अंदर जे थॉमसन, और जे थॉमसन के बाद जो आते हैं वो आते हैं रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड आते हैं 1911 के अंदर। कब आते हैं, 1911 के अंदर आते हैं, और 1911 के बाद रदरफोर्ड के बाद आते हैं नील्स बोर, और नील्स बोर आते हैं 1913 के अंदर। कब आए, 1913 के अंदर। पूरी हिस्ट्री में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले 1808 के बाद 1904 के अंदर जे थॉमसन ने अपना जो प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, और उसके बाद 1911 के अंदर रदरफोर्ड के बाद नील्स बोर, और नील्स बोर के बाद की अगर मैं बात करूं तो फिर आते हैं हमारे सोमरफील्ड। और सोमरफील्ड कब आए थे, सोमरफील्ड का देखो, नील्स बोर के बाद आते हैं सोमरफील्ड। अब देखिएगा, हाँ 1913 नील्स बोर के बाद आते हैं सोमरफील्ड आए थे 1919 के अंदर, अपनी बातें बताई थी। और 1919 के बाद आपको कौन सी बात, 1919 के बाद ये इलेक्ट्रॉन के विन्यास के बारे में बताया था वॉन वो बेरी ने। तो यहां पर मैं सन लिख रहा हूं 1921। और 1921 के बाद फिर आते थे डी ब्रोगली आए थे 1924 के अंदर। 1924 के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति बताई, और इन्होंने कहा कि जो तरंग और कण के रूप में होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा 1921 के बाद 1924। अब 1924 के बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं 1926 में, याद कीजिएगा 1926। और 1926 के अंदर आते हैं श्रोडिंगर। देखिएगा 1926 के अंदर आते हैं श्रोडिंगर, और श्रोडिंगर ने अपना एक समीकरण भी दिया था, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, काफी इंपॉर्टेंट है। और श्रोडिंगर आए थे 1926 के अंदर। अब यहां से प्रश्न क्या बनता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, वो सुनिएगा। एक बार प्रश्न आ चुका है यहां से, देखिएगा आधुनिक परमाणु का जनक, ठीक है, या आधुनिक परमाणु के खोजकर्ता। कुछ भी लिखो, परमाणु के बारे में अगर पूछे, सिर्फ परमाणु, आधुनिक आगे नहीं दे रखा है, और सीधा पूछा परमाणु के बारे में, तो आपका जवाब होगा जॉन डाल्टन। नोट कीजिएगा, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, मैं जॉन डाल्टन के बारे में बता दिया था। परमाणु के बारे में अगर पूछे परमाणु की खोज किसने की थी, तो आपका जवाब होगा जॉन डाल्टन। नोट कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आधुनिक परमाणु के बारे में पूछे तो आपको लिखना है श्रोडिंगर। क्या लिखना है, श्रोडिंगर। इस चीज को नोट कीजिएगा, एग्जाम के अंदर काफी बार आ चुका है ये प्रश्न। तो आज के लिए हमने जितनी भी बातें बताई, एक बार मैं पुनः सुपरफास्ट रिवीजन की ओर ले चलता हूं। आज की कक्षा के अंदर हमने कोश, उपकोश और कक्षक की जो श्रेणी थी उसको आगे बढ़ाया। मैंने आपको बताया के, एल, एम और जो होते हैं एन कोश, इन कोशों के अंदर उपकोश कितने होते हैं, और उसके बाद मैंने बताया इसके अंदर कक्षक कितने होते हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में नॉर्मल परिभाषा बताई थी, और छोटी बातें भी बताई थी कि 1921 में जॉन बॉन व बेरी ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की खोज की थी। और उसके बाद आते हैं डी ब्रोगली 1924 के अंदर, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति बताई। और उसके बाद आते हैं श्रोडिंगर। कल हम इसको विस्तार से देखेंगे, और ये सन भी मैंने आपको बताए। 1808 के अंदर जॉन डाल्टन, 1904 के अंदर जे थॉमसन जिन्होंने अपना तरबूज मॉडल दिया था,
1911 के अंदर आते हैं रदरफोर्ड जिन्होंने स्वर्णपनी प्रयोग दिया था। 1913 के अंदर आते हैं नील्स बोर जिन्होंने कक्षा या कोश के बारे में बात की थी। और 1919 के अंदर आते हैं सोमरफेल्ड जिन्होंने उपकोश के बारे में बात कही थी। और 1921 के अंदर मैंने आपको बताया कि 1921 के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। और 1924 के अंदर मैंने आपको बताया था कि डी ब्रोगली जी आए थे जिन्होंने द्वैत प्रकृति बताई। और 1926 के अंदर श्रोडिंगर आए थे और श्रोडिंगर ने अपना तरंग समीकरण दिया था। इसके बारे में अपन कल विस्तार से पढ़ेंगे। तो आशा करूंगा कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन दे रखा है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और उसके पास बेल आइकन घंटा है उसे प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही यहाँ से मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।